हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं अमेरिका से इंडिया 1 महीने पहले ही आई थी। यहाँ पर मुझे कुछ काम था और अपनी एक फ्रेंड की शादी भी अटेंड करनी थी। मेरी फ्रेंड नताशा, जिससे मेरी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी, हमारी सोच और विचार काफ़ी मिलते थे। हमारी दोस्ती बेस्ट फ्रेंड में बदल गई। आज मैं पहली बार उससे सामने से मिलने वाली थी। यह सोचकर मैं बहुत एक्साइटेड थी। इंडिया में मैं उसके ही घर पर रुकने वाली भी थी, इसलिए खुश भी बहुत ज़्यादा थी। एयरपोर्ट पर उसने अपनी गाड़ी भेज दिया था। मैं एयरपोर्ट से निकलकर इंडिया की खूबसूरती को निहारते हुए उसके घर पहुंची। मेरे कार से उतरते ही सभी मेरे आवभगत में लग गए। नताशा आरती की थाल लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसे सामने से देखकर मैं बहुत खुश थी, जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। नताशा ने कहा, वेलकम टू इंडिया एंड माई होम, जो अब यह तुम्हारा भी है। उसकी बातें सुनकर मैं तो उसके गले लग गई। हम दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। सच तो है, 2 साल पहले ही फेसबुक पर हमारी दोस्ती हुई थी। नताशा ने मेरी अपने घर में सभी से परिचय करवाया। सभी से मिलकर मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसके घर के सभी लोग मुझे पहली नज़र में अपना बना लिए थे। तभी उसने कहा, अब चलो तुम्हें सबसे खास व्यक्ति से मिलवाती हूँ। मैंने पूछा, कौन है वो? नताशा बोली, मेरा भाई, हेड ऑफ द हाउस। मैंने पूछा, अच्छा सुन, तेरा दुल्हा कैसा है? फ़ोन पर तो खूब बातें होती होगी। नताशा ने कहा, अब छेड़ो मत, मुझे सभी यही पूछकर मुझे छेड़ते रहते हैं। नताशा अपने भाई से, जो टेरेस पर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, उससे कहा, भैया यह मेरी फ्रेंड अंबिका है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वह मेरी तरफ देखते हुए कहा, हेलो, आई एम शिव, वेलकम टू माई होम। थैंक यू। बस यही 2 शब्द हमारे बीच में बात हुई थी और उसको देखते ही मेरा दिल मेरे खिलाफ हो गया। वो वहाँ से चला गया। तभी नताशा ने पूछा, ऐसे क्यों देख रही है मेरे भैया को? मैंने बोला, हाय कितना हैंडसम और चार्मिंग है तेरा भाई। उससे देखते ही मैं अपना दिल हार गई। नताशा बोली, कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई लड़की उन्हें पसंद आती ही नहीं है। मम्मी पापा ने कई रिश्ते देखे और कई रिश्ते उनके लिए आए भी, लेकिन मजाल है कि कोई लड़की उन्हें पसंद आ जाए। मैंने मजाक की अंदाज में पूछी, क्यों, तेरा भाई गे है क्या? नताशा ने कहा, वो भी होता तो समझ में आता, लेकिन क्या ही कहूँ, इन्हें तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आता है। मैं भी इतराते हुए बोली, ज़्यादा मत सोच, मैं आ गई ना, देखना तेरे भाई को चुटकी बजाते ही पटा लूँगी। मेरा ही इंतज़ार कर रहा होगा भाई तेरा, इसलिए आज तक इसे कोई लड़की पसंद नहीं आई होगी। नताशा हंसते हुए बोली, सच? यार ऐसा हो गया तो तू मेरी भाभी और मैं तेरी ननद बन जाऊँगी। उस दिन के बाद मैं हर कोशिश करती शिव के पास जाने की, और उस काम में मेरा साथ खूब नताशा देती। घर में शिव कम ही रहता, जब देखो ज़्यादा समय अपने ऑफिस में ही रहता था। मैं जितना उसके करीब जाती वह उतना ही मुझसे दूर भागता। एक दिन नताशा ने कहा, अंबिका आज मैं, मम्मी और पापा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आने में रात हो जाएगी, शाम को भैया आएंगे तो क्या? अरे बेवकूफ़, अकेले का फ़ायदा उठाना, अपने दिल की बात उन्हें समझाने की कोशिश करना। यह सुनते ही मैं खुश हो गई। मैं इंडियन लुक में रेडी होकर शिव का वेट करने लगी। मैं आईने में खुद को देखते हुए अपनी बलाएं ले रही थी और कह रही थी, आज शिव को तो मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा। इतनी खूबसूरत लड़की से कोई कब तक दूर रह सकता है? तभी बेल बजती है। आ गया शिव। मैं दौड़कर डोर खोलती हूँ। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और अपनी नज़रें हटाकर सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी। मैंने कुछ प्लेट में स्नैक्स और कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में चली गई। वह फ्रेश होकर बाथरूम से निकलते ही पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल से तो मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन मैंने कहा, सोचा शाम की कॉफ़ी तुम्हारे साथ पी लूँ, इसलिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। शिव मेरे से नज़रें फेरते हुए कहा, मेरी कॉफ़ी रखकर तुम जा सकती हो। मुझे यह सुनते ही गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, तुम मेरे साथ इतनी बेरुखी से बात क्यों करते हो शिव? ऐसा क्या किया मैंने कि तुम मुझसे सीधी मुँह बात भी नहीं करते हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और तुम हो कि? तभी शिव ने कहा, क्यों स्पेंड करना है तुम्हें क्वालिटी टाइम? मैंने कभी ऐसा कहा तुमसे? तुम्हारी इस तरह की हरकतें देखकर मेरी नज़रों में तुम्हारी वैल्यूज़ गिर रही है। देखो
यहाँ जिस मकसद से आई हो उसी पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वह वहाँ से चुपचाप चला गया। तब तक नताशा घर वापस आ गई थी। वो सीधे मेरे पास आई और पूछी, क्या हुआ? तुमने मेरे भाई का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया या नहीं? अरे तुम उदास क्यों हो, कुछ तो बोलो। मैंने कहा, क्या बोलूं? कुछ बताने के लिए है ही नहीं। नताशा पूछी, क्या बोलने के लिए नहीं है? अरे जो काम करने के लिए यहाँ अकेले भाई के साथ मैंने छोड़ा था वह काम हुआ या नहीं? मैंने कहा, नहीं यार, तेरा भाई मेरी तरफ अपनी नज़र ही नहीं उठाता है और मालूम है क्या बोलता है, अपनी वैल्यूज़ मेरी नज़रों में मत गिराओ। नताशा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना है, हमेशा कोशिशें करती रही, लेकिन आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं असफल हो गई। क्या पॉसिबल है कि कोई लड़का मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की को ना देखे? तेरा भाई नॉर्मल नहीं हो सकता है। जब मैं उसके कमरे में गई तो ऐसा लगा जैसे कि मुझ में कांटा लगा हो और बेवजह मुझ पर इतना गुस्सा करता है। क्या बिगाड़ा है मैंने? नताशा ने कहा, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि मेरा भाई तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, फिर तू इतना उदास क्यों है? तेरा प्यार सच्चा है तो एक ना एक दिन भाई को जरूर महसूस हो जाएगा। मैंने कहा, पता नहीं बाहर जो रूम है उसमें वो क्यों चला जाता है हर रोज रात को। उसका तो घर के अंदर रूम है ना, तो फिर वो बाहर क्यों जाता है? और एक मिनट नताशा, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि वो रूम बंद ही रहता है, लेकिन क्यों? नताशा ने कहा, वो रूम भाई का ही है। 2 साल पहले वो रूम उन्होंने खुद के लिए बनवाया था, लेकिन उस रूम में उनके सिवा कोई दूसरा नहीं जाता है। लेकिन क्यों? क्या है ऐसा उस रूम में? नताशा बोली, नहीं मालूम है। उस रूम में हम में से आज तक कोई नहीं गया है, यहाँ तक मम्मी पापा भी नहीं जाते हैं और हम भाई से पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल रूम है, हमें जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने भी कहा, नहीं नताशा, मगर मुझे उस रूम में जाना है, देखना है ऐसा क्या है उस रूम में जहाँ अपने घर वाले भी नहीं जा सकते हैं। नताशा बोली, नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। यदि भाई को पता चला तो उनके गुस्से से कोई नहीं बच पाएगा। यह सोचना भी गलत है। उस रूम में जब अपनों को ही जाने की इजाज़त नहीं है तो तुम कैसे जा सकती हो? मैंने कहा, नताशा देख, उस रूम में ऐसा कुछ तो है जो तेरा भाई तुम सबसे छुपा रहा है, वरना आज के दौर में बिना कोई किसी के कैसे रह सकता है? तुम्हारा भाई किसी की तरफ ना देखता है और ना ही उसे कोई लड़की पसंद आती है। आखिर ऐसा क्यों? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई के बारे में सच पता चले, उनका भी घर बसे? देखो नताशा, मुझे ज़िंदगी में हमेशा गिल्ट रहेगा कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से शिव ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। नताशा मेरी बातों से कन्विंस हो रही थी। उसने कहा, लेकिन उस रूम में जाएंगे कैसे? मैंने पूछा, कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा, देखो, भाई से तो चाबी ले नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उस रूम के बैक साइड में एक विंडो है। अगर हम कोशिश करेंगे तो उस विंडो के थ्रू अंदर देख सकते हैं, पर रूम के अंदर नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा, इतना भी काफ़ी है। इसलिए जब शिव अपने ऑफिस चला गया तो हम उस रूम के बैक साइड में जाकर उस रूम की खिड़की को खोलने की कोशिश करते रहे। क्योंकि विंडो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मेरे मन के इरादों से ज़्यादा मजबूत नहीं थी। इसलिए हमारी बहुत कोशिश करने के बाद उस विंडो को हमने खोल लिया। कमरे में अंधेरा था। मैंने कहा, नताशा, अपने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और कमरे के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। हम दोनों ने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और कमरे के अंदर जो देखा उसे देखकर हम दोनों हैरान हो गए। अरे, यह तो पेंटिंग्स है। और नताशा देख, यह पेंटिंग्स तो मेरी है। देखो, इस पेंटिंग में मेरी ही तस्वीर है। उसने कहा, हाँ यार, यह तो तुम्हारी पेंटिंग्स है, लेकिन भाई ने तुम्हारी पेंटिंग्स बनाकर क्यों रखा है? क्या भाई तुम्हें पहले से ही जानते हैं? मैंने कहा, नहीं बाबा, हो सकता है कि उसने मुझे फेसबुक पर देखा हो या तुमसे बात करते हुए मेरी फ़ोटो देखी हो, तभी से मेरी पेंटिंग्स बना रहा हो। नताशा ने पूछा, तो फिर वो तुमसे इतना दूर क्यों रहते हैं? मैंने कहा, वह सब छोड़, कितनी अच्छी बात है ना कि वो मुझे पहले से ही पसंद करता है, तभी तो मेरी पेंटिंग्स बनाता है। अब मैं उसे प्रपोज करूँगी, उसे अपने दिल की बात बताऊँगी। लेकिन तुमने तो कोशिश की थी ना, भाई ने तुम्हें डांट कर भगा दिया। वो सब तो मुझे नहीं पता कि वह यह सब क्यों कर रहा है। हो सकता है कि तेरा भाई नखरे दिखा रहा हो ताकि मैं उसे प्रपोज करूं। नताशा ने पूछा, तुम प्रपोज करोगी? प्रपोज तो भाई को करना चाहिए। मैंने कहा, अरे बाबा, जरूरी है कि हमेशा लड़के ही प्रपोज करें? लड़की प्रपोज नहीं कर सकती है क्या? मुझे कितनी खुशी मिली है नताशा, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ।
वह मुझे पसंद करता है, मुझसे प्यार करता है, यही मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए मैं उसे प्रपोज करके उसे सरप्राइज़ दूंगी। उसके दिल की बात जो उसके लबों तक नहीं आ सकी, अब मैं लेकर आऊँगी। यह जानते ही नताशा और मैं खुशी से झूम उठे। नताशा ने अपने माँ पापा को सारी बात बता दिया। उसके माँ पापा ने कहा, सच अंबिका, शिव तुम्हें पसंद करता है? चलो बेटा। यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि शिव को फाइनली कोई लड़की पसंद आई और तुम हमारे घर की बहू बनो, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, आंटी, मैं बहुत लकी हूँ जो इस घर की बहू बनूंगी और शिव की पत्नी। इसलिए मैंने शिव को प्रपोज करने के लिए एक प्लान बनाया है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। उन लोगों ने कहा, हमारा आशीर्वाद और साथ दोनों तुम्हारे साथ है। शिव को सरप्राइज़ देने के लिए मैंने और नताशा ने टेरेस को खूब अच्छी तरह से सजाया ताकि रात में मैं शिव को प्रपोज कर सकूं। और मैं रेडी होकर टेरेस पर शिव का वेट करने लगी। रोज की तरह शिव डिनर करके हमेशा टेरेस पर वॉक के लिए आता था, लेकिन आज उसके लिए मैंने सरप्राइज़ तैयार रखी थी। आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने वाली थी, जो उसने उम्मीद भी नहीं किया होगा। रात के करीब 8 बज रहे थे। वह टेरेस पर आ ही रहा था। मैं उसकी कदमों की आहट को सुन सकती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और उतना ही ज़्यादा मन में बेचैनी भी थी, नर्वस भी थी कि पता नहीं उसका रिएक्शन देखकर मैं अपनी खुशी संभाल भी पाऊंगी या नहीं। यह सारी बातें सोचकर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। तभी उसने टेरेस का दरवाज़ा खोला। मैंने उसे कहा, सरप्राइज्ड। वह चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो सिर्फ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ही लिखे हुए थे। चारों तरफ हार्ट की तस्वीरें, लालटेन। मैंने इतनी खूबसूरती से टेरेस को सजाया था जैसे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत सिर्फ टेरेस को सजाने में ही लगा दिया हो। उसने मुझसे पूछा, यह सब क्या है अंबिका? मैंने कहा, वही जो बात तुम्हें मुझसे कहनी चाहिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, सारी दुनिया के सामने कहती हूँ। आई लव यू शिव, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। वह यह बात सुनकर खुश नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्या हुआ शिव, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? यही तो तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं, तो देखो ना, मैंने कर दिया। प्लीज़ बताओ ना, तुम्हें कैसा लगा? मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई है। वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था और उसने सारी चीज़ों को तोड़ते हुए बोला, यह सब क्या बकवास है? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? उसकी आवाज़ सुनकर नीचे से नताशा और उसके मम्मी पापा ऊपर आ गए। उसके पापा पूछे, क्या हो गया शिव, यह कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें हमने यही संस्कार दिए हैं? एक लड़की से इस तरह से बात करते हो? उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इससे कहो कि अभी इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से चली जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसने कहा कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ या इससे प्यार करता हूँ? लेकिन मैं उसकी ये सारी बातें सुनकर शौक में थी। मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और शिव ने मुझे क्या समझ लिया। शिव ने देखा कि मैं वहाँ से नहीं जा रही हूँ तो उसने खुद नीचे जाने का फैसला कर लिया। मगर मैं आज चुप नहीं होने वाली थी। आज मुझे मेरे अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए था। इसलिए मैंने उसके पीछे जाते हुए बोली, रुको शिव, आज तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। आज मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों? जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे विवाह नहीं करना है मत करो, लेकिन तुम मेरी पेंटिंग्स अपने रूम में क्यों बना के रखे हो? किस अधिकार से तुमने मेरी पेंटिंग बनाई है? यह सब सुनते ही उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, क्या तुम मेरे रूम में गई थी? तुमने मेरी रूम में जाकर मेरी पेंटिंग्स देखी? तुम्हें वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई? उसने फिर अपनी बहन नताशा की तरफ देखा। नताशा, क्या तुमने इसे मेरे रूम में लेकर गई थी? इसे मेरे रूम के बारे में किसने बताया? नताशा सुनकर डर गई, बोली, भैया वो। तभी मैंने कहा, रुको शिव, नताशा को डराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नताशा की कोई गलती नहीं है। जो किया है मैंने किया है और अब मुझे इस बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि तुम्हें हम सबको बताना होगा कि आखिर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम्हें मेरी पेंटिंग्स बनाने का अधिकार किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया था, उसके पापा बोले। यह सब क्या सुन रहा हूँ शिव, इसके सवालों का जवाब दो। आखिर तुम अंबिका का पेंटिंग्स क्यों बनाते हो? उसकी तस्वीर तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? मैं किसी के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। तभी उसकी माँ उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ शिव, तुम्हारी यह नादानी बर्दाश्त करते करते मैं भी थक गई हूँ। तुम्हें आज बताना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम सभी से दूर रहते हो। अंबिका के किए हुए सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो?
जब तुम्हें इस लड़की से कोई प्यार नहीं है, कोई रिश्ता नहीं रखना था, तो इसकी पेंटिंग बनाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? इसके पेरेंट्स कुछ दिनों में आने वाले हैं। सोचा था कि तुम्हारा विवाह धूमधाम से करूंगी, लेकिन आज तुमने मुझे निराश कर दिया। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्यार है तो तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम्हें बताना ही होगा कि अंबिका से दूर रहने का क्या कारण है। शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे इस तरह से देखकर मुझे काफ़ी पीड़ा हो रही थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि क्या मैं इतनी स्वार्थी बन गई हूँ कि जिससे प्यार करती हूँ उसे अपनी वजह से दर्द दे रही हूँ। आज मेरी वजह से माँ बेटा झगड़ गए, भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो गए। नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि मैं अपने प्यार के लिए शिव और उसके परिवार के तकलीफ का कारण बन जाऊं। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे जो करना था वो गलती मुझसे पहले ही हो गई थी। शिव को रोते हुए देखकर मेरी भी आंखें बिल्कुल भर गई। उसकी पीड़ा को देखकर मुझे काफ़ी दुख होने लगा। काश यह समय रुक जाए, बस किसी तरह उसकी आंखों का आंसू में पोंछ लूँ, उसकी तकलीफ को कम कर दूँ। लेकिन मैं बेबस थी। तभी शिव ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, माँ, जिस तस्वीर की आप लोग बात कर रहे हो, जिस पेंटिंग्स की आप लोग बात कर रहे हो, वो पेंटिंग्स अंबिका की नहीं है। यह सुनते ही हम सभी शॉक हो गए कि वो पेंटिंग्स अगर मेरी नहीं है तो फिर किसकी है? शिव ने कहा, माँ, वह पेंटिंग्स मेरी गौरी का है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनते ही मेरी कानों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैंने शिव के मुंह से क्या सुन लिया। गौरी? गौरी कौन है? गौरी जिसकी शक्ल हूबहू मेरी तरह ही है। मैं गौरी की तस्वीर को खुद की तस्वीर समझने लगी थी। तभी नताशा ने पूछा, आप क्या बोल रहे हो भैया? भला गौरी और अंबिका दोनों का चेहरा सेम टू सेम कैसे हो सकता है? आप कोई झूठी कहानी बना रहे हो। उसने कहा, काश यह झूठ होता, लेकिन नहीं, सच है। वह पेंटिंग्स, वह तस्वीर जो तुम सबने देखा, वो अंबिका की नहीं, मेरी गौरी का है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो कहाँ है आपकी गौरी? इन 2 सालों में तो आपने कभी किसी गौरी नाम की लड़की का जिक्र तक नहीं किया। हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। कौन है? कहाँ है? क्या आपको छोड़कर जा चुकी है? उसने बताना शुरू किया। 2 साल पहले माँ, आपको याद है ना, मेरे और पापा के बीच में अनबन हो गई थी। पापा यह चाहते थे कि मैं बिजनेस संभालूं, लेकिन मैं लाइफ में कुछ और ही चाह रहा था। इसलिए उस रात मैं अपने 3 दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ था। बात अब 2 साल पहले की है, जहाँ शिव और गौरी की कहानी शुरू होती है। क्लब में शिव का दोस्त संजय उससे कहता है, शिव देख यार, तेरे पापा से तो तेरा अनबन हमेशा की बात है। तेरे पापा चाहते हैं कि तू उनका बिजनेस संभाल, और तू जिंदगी में कुछ और ही चाहता है, और तुझे यह बात पता नहीं है कि तुझे चाहिए क्या। एक काम कर, तुम हम तीनों के साथ हमारे गांव चल, तुझे वहाँ बहुत मजा आएगा, मन भी तेरा लगेगा। शिव ने कहा, नहीं यार, मैं गांव जाकर क्या करूँगा, वहाँ कौन सा मेरे लिए कोई नई मंजिल है। तभी विनय ने कहा, यहाँ रहेगा तो तेरे पापा के साथ तेरा बनने से रहा। तू अपनी जिंदगी में क्या चाहता है सोच ही नहीं पाएगा। हमारे साथ चल, यदि तुझे वहाँ मन नहीं लगेगा तो तू वापस आ जाना, हम भी तो कुछ दिन में वापस आ ही जाएंगे। ठीक है, हमारे गांव में नहीं रहना। संजय का एक फार्म हाउस है जो गांव से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ कोई नहीं रहता है, वो फार्म हाउस बंद ही रहता है। वहाँ कुछ दिन रहकर खुद के लिए सोचना कि तुझे ज़िंदगी में करना क्या है, और फिर वापस आ जाना यदि मन नहीं लगेगा तो। शिव ने कहा, नहीं यार देख, नहीं करते रह जाएगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हम तेरे दोस्त थे, इसलिए सोचा कि तेरा भला कर देते हैं, लेकिन जब तुझे हमारी बात पर भरोसा ही नहीं है तो हम तुम्हें क्या ही बोले। शिव ने कहा, ठीक है, तुम तीनों इतना बोल रहे हो तो मैं चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन घर में किसी को तो बताना ही पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी शिव ने अपनी माँ को कॉल किया और उसने बताया कि अपने दोस्तों के साथ उनके गांव कुछ दिनों के रहने के लिए जा रहा है। माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहा कि वो जल्दी वापस लौट कर आ जाएगा। शिव अपने तीनों दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर उनके गांव के लिए अगली सुबह निकल गया। तभी संजय कहता है, हम तीनों फार्म हाउस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि फार्म हाउस गांव से थोड़ी दूरी पर है, हमारा आना जाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम दिन में तुझसे मिलने आया करेंगे, फिर वहाँ से तुझे पिकअप करके गांव घुमा दिया करेंगे और आसपास के इलाके भी घुमा दिया करेंगे। तब तक तू अकेले खुद को समय दे और सोच कि तुझे ज़िंदगी में क्या करना है। अपने तीनों दोस्त संजय, विनय और रोहित के साथ उनके गांव पहुंचता है। संजय उस गांव के बड़े मुखिया का बेटा था, काफ़ी नाम था उसका उस गांव में। उनके पहुंचने में रात हो जाती है। संजय की फैमिली शिव से कहती है, बेटा हमारे साथ खाना खा लो,
आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। तभी शिव को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होती है। वो संजय से कहता है, नहीं संजय, मैं आज रात ही तुम्हारे फार्म हाउस पर रुकूंगा। बस खाना खाकर हम निकल जाते हैं, इतनी भी रात नहीं हुई है, तुम लोग मुझे वहाँ छोड़कर वापस लौट आना। संजय अपने पिता के पास जाकर बोलता है, पापा आप फार्म हाउस की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं शिव को पहुँचा कर आता हूँ। उसके पापा बोलते हैं, तुम्हें पता है ना उस फार्म हाउस पर 2 साल से कोई नहीं गया है और तुम क्यों उसे लेकर आए हो? वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, वह जगह खतरनाक है, रास्ते में जानते हो। तभी संजय बोला, पापा आप इतना मत सोचो, जमाना बदल गया है, अब कुछ नहीं होगा, आप चाबी दे दो, शिव को वहीं रहना है। ठीक है, बस शिव जाएगा, तू उस फार्म हाउस से दूर रहेगा, तू वादा कर कि तू वहाँ नहीं जाएगा। पापा मैं बस फार्म हाउस को दिखाकर मैं वापस आ जाऊँगा। चारों खाना खाकर निकल जाते हैं गाड़ी में बैठकर। अरे यार तुम तीनों फिर से शुरू हो गए, यहीं पीना शुरू कर दिए, क्या करते शिव? अगर संजय के पापा देख लेते हम तीनों को वहाँ पीते हुए तो बहुत मार पड़ती। और तुम्हें तो पता है यार, हम तीनों खाना खाए और ना पिए तो हमारा पेट ही नहीं भरता है। कम से कम आज रात तो रुक जाते, उधर से तुम तीनों को अकेले ही आना है, कौन गाड़ी चला कर आएगा? डरने की बात नहीं है शिव, यह गाँव हमारा है, इसलिए यहाँ पर राज हमारा चलता है। हम तीनों आराम से गाड़ी चलाकर वापस आ जाएंगे, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, बस गाड़ी चलाओ। रास्ते में कुछ दूरी पर एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। तभी रोहित कहता है, शिव गाड़ी रुको, मुझे थोड़ा हल्का होना है। विनय भी कहता है, हाँ यार मुझे भी हल्का होना है। संजय कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ हो लेता हूँ। शिव गाड़ी में ही बैठा रहता है। तीनों हल्का होने के लिए बाहर जाते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। शिव कहता है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। शिव गाड़ी से उतरकर उनके पास जाता है और वह तीनों वहीं खड़े रहते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी शिव पूछता है, क्या हो गया, तुम तीनों इस तरह भूत बनकर क्यों खड़े हो? तभी विनय कहता है, शिव तुम्हें यहाँ कुछ गंध जैसी नहीं आ रही है? बहुत बदबू आ रही है। शिव कहता है, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है, मुझे तो यहाँ रजनीगंधा की खुशबू आ रही है। पता नहीं तुम तीनों को बदबू क्यों आ रही है, तुम तीनों ने पी रखा है, एक दूसरे के मुंह की बदबू आ रही होगी। तभी तीनों कहते हैं, सही कह रहा है तू, और चारों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ दूर बाद ही